नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी आपने देखा था कि कल रुपए की वैल्यू क्या थी। रुपए की वैल्यू कितनी बताई जा रही थी? 91.96, यानी कि $1 के बराबर हमारा रुपया 91.96 था। जैसे मैंने ये खबर पढ़ी थी उसके बाद मैंने 2-3 इकोनॉमिस्ट से भी बात किया और उनका ये मानना था और वो 100% श्योर थे इस साल के अंत होने के पहले, यानी कि 2026 खत्म होने के पहले रुपया 100 पार कर जाएगा, यानी कि $1 के बराबर हमारा ₹100 होगा। अब आप सोचिए, एक ट्वीट आपको दिखाती हूं जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अब भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो वित्त मंत्रालय है और मोदी जी क्या कहते हैं, हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। अभी डेवॉस में आप देखिए कितने गोदी मीडिया के चैनल्स वहां मौजूद थे, यही चर्चा हो रही थी। हम तीसरी विश्व की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हमारे फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग हैं। लेकिन अगर आप एक खबर देखिए और उस ट्वीट के जरिए मैं आपको दिखाती हूं, प्रिया अगर आप बैक स्टेज में हैं उस ट्वीट को आप प्ले करें, वो यही कहता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की कहानी है वो बाहर देश के जाते जा रहे हैं। अब ये देखिए, equity analyst Basant Maheshwari voiced widespread doubts in a popular post questioning why foreigners shun an economy growing at 8.2%। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे जो देश के आंकड़े हैं कि 8.2% के रेट पर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ये Q2 फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स हैं उनके हिसाब से, तो वो हमारे नंबर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। Foreign portfolio investors sold a record of 1.66 lakh crore in equities last year, यानी कि 1.66 लाख करोड़ की इक्विटी पिछले साल बिकी थी, with outflows continuing into 2026 at rupees 36,591 crore। यानी कि अब आप सोच लीजिए कि 1.66 लाख करोड़ से वो 36,591 करोड़ इन जनवरी अलोन, ये अभी जनवरी का आंकड़ा है, प्रेशरिंग द निफ्टी, सेंसेक्स एंड रुपी टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 91.96 पर डॉलर। यानी कि हमारा स्टॉक मार्केट बैठ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जो मीडिया है और हमारे देश की सरकार है वो ये कहती है और सपना दिखाती है कि देखिए हम विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। While high valuations, lagging earnings, and global risks drive the exits, some call for tax cuts like lowering long-term capital gains to 7.5% to lure far-back domestic buyers have stepped in to soften the impact। अब बजट सिर पर है, 1 फरवरी को ये बजट होगा और अगर ये आंकड़े आप दिखाएंगे तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा फिनोमेना क्या है, इसके पीछे की रणनीति और इसकी पॉलिटिक्स भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगी, तो ये जो सब्सबाग दिखाए जा रहे हैं रियलिटी उससे कहीं बिल्कुल अलग है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो इक्विटीज का सेल ऑफ जो दिखाया गया है पिछले साल का और वो इस समय कंटिन्यू कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? अगर लेमैन की लैंग्वेज में हम समझाएं, सरकार ये कहती है कि हमारी जो जीडीपी है वो 8.2% के रेट पर ग्रो कर रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों हमारे देश को छोड़कर भाग रहे हैं? हाँ, अनम्यूट कर लीजिएगा, बोलिए। जी, आपने साधारण भाषा में पूछा है, तो आपके एक चूहा और एक हाथी दोनों के खुराक में अंतर होगा। हाथी ज्यादा खाएगा, चूहा कम खाएगा, लेकिन चूहा भी मोटा हो सकता है और हाथी भी दुबला हो सकता है। हाथी को जितना जरूरत है चारे की, उससे अगर वो कम खाएगा तो हाथी धीरे धीरे दुबला हो जाएगा, और चूहा अगर अपने खुराक से ज्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा। ये दोनों कुछ भी होगा तो हाथी की खुराक तो चूहे से ज्यादा ही होगी। तो भारत अगर दुनिया की सबसे बड़ी क्या कहते हैं पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या सबसे बड़ी है, तब तो हमको दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए थी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए थी। हम अगर हाथी हैं और अगर हमारा चारा कम हम खा रहे हैं, इसका मतलब हम दुबला हो रहे हैं। इसीलिए ये जो कहते हैं जो भी अर्थशास्त्री हों या कोई भी हो, सरकारें हों, वो ये कहती हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, वो असल में वो कह रहे हैं कि आप बहुत कमजोर हाथी हैं, आप बहुत दुबले हाथी हैं, आपको पूरा चारा नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप अगर दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, जनसंख्या के मामले में आप सबसे बड़े देश हैं, तो अर्थव्यवस्था आपकी सबसे बड़ी होनी चाहिए।
क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो कि आदमी के अलावा बाकी कोई जानवर तो पैसा का इस्तेमाल करता नहीं है। बंदर, हमने कभी बंदर को पैसा इस्तेमाल करते देखा नहीं, हमने कभी तोते को पैसे से कोई केला खरीदते हुए देखा नहीं। पैसा अगर केवल और केवल मनुष्य उपयोग करता है, और भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा मनुष्य भारत में है, तो सबसे ज्यादा अमीर देश भारत को होना चाहिए था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होनी चाहिए थी। अगर भारत वो नहीं है, तीसरे या चौथे पायदान पर है, इसका मतलब आप हाथी तो हैं लेकिन कमजोर हैं, आपकी खुराक पूरी नहीं है, आप धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। वो कमजोरी क्यों हो रही है? आपने बहुत अच्छा डॉलर की बात की। मैंने आपको एक डॉलर के बारे में बताया है। एक तरफ अगर हम कह रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले भारत की क्या कहते हैं रुपया गिर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉलर अपने आप में मजबूत हो रहा है? क्योंकि सामने वाला अगर मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि हमारी हमारी हम कमजोर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चार्ट आपको दिखाता है कि केवल ऊपर, जो सबसे ऊपर एक पर्पल लाइन की रेखा है, उसके मुकाबले डॉलर, मतलब पर्पल लाइन की रेखा भारत का रुपया है, केवल रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है। बाकी दुनिया की जितनी भी करेंसियां हैं, चाहे वो इंग्लैंड के पाउंड हो या यूरोप का यूरो हो, खुद डॉलर अपने ही क्या कहते हैं कंपैरिजन में, अपने ही तुलना में, पिछले 5 साल पहले डॉलर जिस तुलना में था, डॉलर की कीमत खुद गिर रही है। मतलब डॉलर की कीमत गिर रही है, भारत के रुपए की कीमत डॉलर की कीमत से और ज्यादा गिर रही है। इसका मतलब आप सोचिए कि ये हाथी कितना कमजोर है जिसके साथ आपकी तुलना हो रही है। डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है, डॉलर अपने आप में कमजोर हो रहा है, डॉलर अपने आप में कमजोर होते जा रहा है। उसके बावजूद आपका रुपया कमजोर डॉलर के मुकाबले मजबूत होने के बदले और गिर रहा है। इसका मतलब तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा पहलवान जो कि कमजोर है, उससे भी आप हार रहे हो। इसका मतलब आप कमजोर पहलवान से भी कमजोर हो। इसका मतलब आप पहलवानी आपकी जो भी है वो हवाबाजी, पहलवानी कम है, हवाबाजी ज्यादा है। और ये चीज दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने, खास करके जो पैसा लगाते हैं निवेशकों ने समझ लिया है। पिछले साल जनवरी से इस साल जनवरी तक, मतलब करीब करीब 13 महीने होने को आए हैं, 13 महीने से 10 दिन कम है, 13 महीने से 10 दिन कम बचे हैं। करीब करीब $2 लाख भारत से जो विदेशी निवेश था वो चला गया, बाहर चला गया। क्योंकि भारत में जो पैसा लगाते हैं उसमें विदेशी लोग भी पैसा लगाते हैं, खास करके स्टॉक मार्केट में विदेशी लोग पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाते हैं और वापस वो जब उनको मुनाफा होता है तो वो मुनाफा को फिर से भारत में लगाते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से भारत में जितने विदेशी लोग पैसा लगा रहे थे वो कम हो गया है। आज की तारीख में 2015 की तुलना में 2015 में भारत में इनका क्या कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, जो विदेशी लोग भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे, वो करीब भारत के स्टॉक मार्केट का 21% हिस्सा हुआ करता था। मतलब दुनिया, भारत का जितना भी स्टॉक मार्केट है, अगर उसका 100 रुपए का उसका वैल्यू आप लगाइए कि भारत का स्टॉक मार्केट 100 रुपए का है, तो उसमें से 21 रुपए विदेशी लोग पैसा लगाते थे, क्योंकि यहाँ लाभ ज्यादा आता था। आज वो कम होते 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 करीब 16% पर आ गया। मतलब 13 साल के सबसे नीचे के स्तर पर आया हुआ है। मतलब मोदी सरकार आने से पहले जितना पैसा लगता था, आज के केवल 16 रुपया विदेशी लोग यहाँ लगा रहे हैं। इसका मतलब विदेशी लोगों को भारत के स्टॉक मार्केट पे भरोसा अब नहीं रहा। वो भरोसा नहीं रहने का कारण है, वो कारण ये है कि पैसा अपने आप में कुछ नहीं होता है। हर पैसे के पीछे एक चीज होती है। चीज नहीं है तो पैसा नहीं होता। फिर से मैं कहता हूं, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, किसी को पैसे की जरूरत नहीं होती है, केवल आदमी को पैसे की जरूरत होती है। तो क्यों भाई, पैसा तो अपने आप में कागज होता है, तो कागज का इतना महत्व क्यों है? यही कागज आप गाय को दीजिएगा तो गाय तो कागज को, नोट को कागज समझ के खा जाएगी। तो जो चीज मनुष्य के अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करता, पैसा कोई जानवर उपयोग नहीं करता, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो महत्वपूर्ण इसीलिए नहीं है कि वो पैसा है, वो महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वो पैसा बनाने के पीछे आपने कोई चीज बनाई है। कोई चीज जब बनती है, कोई वस्तु बनती है, वहां से उस पैसे का मूल्यांकन होता है। इसीलिए दुनिया में आज तक आदमी का, मनुष्य का जो सबसे निकटवर्ती रिश्तेदार है जानवर में, चिंपांजी, उसने अभी तक अपना खुद का घर बनाना नहीं सीखा है। लेकिन मनुष्य इतना सीख गया है कि हम दूसरे ग्रह चांद पर जाके हमने एक अपनी लेबोरेटरी बना ली है। इसका मतलब क्या है? हम वस्तु निर्माण करते हैं। जब आप वस्तु निर्माण करते हैं, वहीं से अर्थव्यवस्था शुरू होती है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। हर घर में एक बल्ब लगा हुआ रहता है, लाइट बल्ब लगा हुआ रहता है। हम लोग 10-20 रुपए में लाइट बल्ब खरीद के लाते हैं। हम सबको पता है कि लाइट बल्ब का सबसे पहले आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, 150-150 साल पहले। लेकिन सिस्टम ये है
कि आज भी आप अपने घर में किसी भी कंपनी का लाइट बल्ब खरीदते हैं, उसमें से 1 पैसा या 2 पैसा थॉमस अल्वा एडिसन को चला जाता है, क्योंकि आप जैसे ही कोई नई चीज का आविष्कार करते हैं, एक पेटेंट मिलता है। जो पेटेंट है, आपको एक आप चार्ट देखिए, दुनिया भर में पेटेंट बनते हैं। कोई भी नया आविष्कार, कोई भी एक नई चीज का आविष्कार होता है तो पेटेंट बनता है। ये जो सबसे पहले जो दुनिया का बार है, जो सबसे लंबा है कि दुनिया भर में कितने पेटेंट बनते हैं। आज की तारीख में दुनिया में जितने पेटेंट बनते हैं, करीब आधा पेटेंट, उसमें से आधा आविष्कार, पेटेंट का मतलब नई चीजों का आविष्कार। दुनिया में जितने 2025 में आविष्कार नई चीजों के हुए, उसमें से करीब करीब 1/3 से ज्यादा चीन ने किया है, 1/4 अमेरिका ने किया है, उससे थोड़ा कम यूरोपियन यूनियन ने किया है, उससे भी थोड़ा कम एशिया ने किया है। भारत की संख्या देखिए, नीचे से दूसरे पायदान पर है। मतलब भारत में आप नई चीज नहीं बना रहे हैं। आप अगर नई चीज नहीं बनाएंगे तो आप उस चीज के मालिक नहीं होंगे। आप मान लीजिए एक कार है, किसी एक अमीर आदमी के पास 50 लाख की कार है, तो कार का मालिक तो दिन भर में 1-2 घंटा ही उस कार में बैठता है, लेकिन वो कार चलाने के लिए वो एक 25-30 हजार रुपए का एक ड्राइवर रखता है। ड्राइवर तो सुबह से शाम तक कार में बैठता है। भले उस कार का मजा ड्राइवर ले रहा होगा, लेकिन वो कार उसकी नहीं है। कार का मालिक कोई और होता है। तो भारत को यह समझना चाहिए कि जब तक आप वस्तुओं का निर्माण नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी पैसा कमाइए, उस पैसे का कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं आएगी। तो जो मैंने थॉमस अल्वा एडिसन की बात कही, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया और 20 साल के बाद उस बल्ब का पेटेंट जो है उसने जीई नाम की कंपनी को बेच दिया। जीई ने उसका ट्रेडमार्क बना दिया, जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी। और आपको आश्चर्य होगा, आज की तारीख में जनरल इलेक्ट्रिक खुद बल्ब नहीं बनाती है, वो बनाने लगी है हवाई जहाज का इंजन। और वो हवाई जहाज का इंजन भारत के तेजस में भी लगता है, पाकिस्तान के F-16 में भी लगता है। दोनों आपस में हवा में लड़ते हैं, फायदा जीई को होता है। मतलब एक बल्ब किसी ने बनाया आज से 150 साल पहले, उसका आज आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, उसका भी कुछ ना कुछ पैसा उसके पास जा रहा है। तो जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति क्या है उसका भी एक चार्ट है, भारत और भारत के आसपास के देशों का, जिसमें कि वियतनाम जैसे देश हैं, कोरिया जैसे देश हैं, जो कि भारत के आसपास के देश हैं, छोटे मोटे देश हैं। वियतनाम है, कंबोडिया है, जापान है, सिंगापुर है। इस तरह के देश भी पिछले 10 साल में दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा चुके हैं। ये नहीं, इसके अलावा एक चार्ट, एक इसके तरह का एक चार्ट है, अलग अलग रंग का रेखाएं हैं, जो कि वो चार्ट अपने ये बताता है कि सबसे नीचे जो रेखा है, जो कि नीली रेखा है, जो कि नीचे फिसलते हुए जा रही है, ये भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मतलब भारत में वस्तुएं बनना पिछले 10 साल में कम हुई है। उसके अनुपात में देखिए बाकी जितने भी देश हैं, वियतनाम की रेखा है जो कि नारंगी रंग की है। आज से 10 साल पहले भारत और वियतनाम करीब करीब साथ में एक ही स्तर पर हमारे मैन्युफैक्चरिंग होता था, मतलब आविष्कार होते थे, चीजों का निर्माण होता था, वस्तुओं का निर्माण होता था। आज की तारीख में वियतनाम देखिए कितने ज्यादा वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, भारत कितनी कम चीजों का निर्माण कर रहा है, जितना करता था उससे भी कम कर रहा है। हम लोग केवल उपभोग कर रहे हैं। तो होता यह है कि दिक्कत यहाँ पर एक थोड़ी सी ये भी है कि सामाजिक रूप से भी भारत में हम अपने बच्चों को बहुत जल्दी कह देते हैं कि तुम बहुत जल्दी सेटल हो जाओ, अपना पैसा कमाना शुरू करो, और वो कहीं ना कहीं नौकरी वगैरह छोटा मोटा पेशा कर लेते हैं। भले नौकरी में पैसा बहुत मिलता हो, लेकिन नौकरी हमेशा मैनेजर होता है। आप 50 लाख की कार के ड्राइवर भी हैं तो आप मैनेजर हैं, आप मालिक नहीं हुए। आपको मालिक, जब आप पैसा तब कमाएंगे जब आप मालिक बनेंगे। तो मालिक बनने के लिए भारत को अपनी नीतियों में इस तरह की नीति बनानी चाहिए, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो या शिक्षा के बाद बच्चों को कोई काम करना हो। आपको आविष्कार के तरफ बढ़ना चाहिए ताकि आप नई नई चीजें बनाइए। जब आविष्कार करना शुरू करेंगे तो आविष्कार से आपको पैसा आएगा। आविष्कार आप आज करेंगे, 200 साल बाद भी कोई अफ्रीका के जंगल में भी एक बल्ब खरीदेगा, उसका पैसा अमेरिका के पास पहुंच जाएगा, जीई इलेक्ट्रिक के पास पहुंच जाएगा। तो भारत में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में न तो भारत सरकार ध्यान दे रही है, दुर्भाग्य है कि भारत के नागरिक भी अपने बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने पैर पे खड़ा हो जाओ भैया, कहीं नौकरी कर लो और काम करना शुरू करो। तो नौकरी तो कर लेंगे, पैसा कमाना शुरू करेंगे, लेकिन आज वो जितना पैसा कमा रहे हैं, 6 साल के बाद उस पैसा का मूल्य कुछ नहीं रहेगा। उस कमाई से आपको कुछ, एक घर भी खरीदने लायक आप नहीं रहेंगे। इसीलिए देखिए, मेरे माता पिता भले मुझसे ज्यादा गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपना घर बना लिया। मुझे अपना घर बनाना है तो मुझे ईएमआई में लोन लेना पड़ रहा है, जबकि मैं उनसे ज्यादा
महीने में कमा रहा हूँ। मेरी माताजी महीने में जितना कमाती थी उससे 10 गुना ज्यादा मैं महीने में कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी माताजी ने कम कमाते हुए भी घर बना लिया, और मैं आज तक घर बनाना चाह रहा हूँ तो उसमें ईएमआई लग रहा है, क्योंकि मेरे पैसे का कीमत घट गया, क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरिंग में हाथ नहीं लगाया, मैंने कोई वस्तुओं का निर्माण नहीं किया। और दुनिया भर में जो पैसा डील करने वाले हैं, कंपनियां हैं जो बड़ी बड़े शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो भारत के ये जो कमजोरी है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, दुनिया के दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये लोग अपना पैसा भारत के शेयर मार्केट में तब तक तो लगाए, आज से 10 साल पहले तक मनमोहन सिंह सरकार थी, उस समय तक यूपीए की सरकार तक तो ये पैसा लगा रहे थे, क्योंकि इनको लगता था कि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। लेकिन पिछले 10 साल में क्योंकि मोदी सरकार ने कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया, मैन्युफैक्चरिंग इस देश में बढ़ी नहीं, वस्तुएं हमने बनाई नहीं, वस्तुओं का आविष्कार हमने किया नहीं, वस्तुओं का आविष्कार दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं, तो जहां वस्तुओं का आविष्कार ज्यादा होगा पैसा वहीं ज्यादा जाएगा, मालिक वही होगा जिसके पास कार ज्यादा रहेगी। ड्राइवर भले आठ आठ गाड़ियों का 8 ड्राइवर हो, लेकिन उसमें से एक ड्राइवर की भी वो कार अपनी नहीं होती, वो अपनी इच्छा से वो कार में कहीं नहीं जा सकता है, वो मालिक जहां कहेगा, भले मालिक दिन भर में 1 ही घंटा उस कार में बैठे, लेकिन वो कार का मालिक ड्राइवर नहीं हो जाता है, मालिक होता है। भले ड्राइवर 24 घंटे तक कार की सफाई करते रहे, सुबह से शाम तक उसको धोता रहे, उसमें तेल डालता रहे, उसको साफ सफाई करते रहे, लेकिन वो मालिक की कार नहीं होती। तो भारत को ये गलतफहमी से निकल जाना चाहिए, भारत की सरकार को, भारत के नागरिकों को भी, कि आप अगर अपने बच्चों को केवल सेटल डाउन होने के लिए कह रहे हैं कि कहीं एक काम कर लो, जल्दी से सेटल हो जाओ, अपना पैसा अपना कमाई शुरू करो, तो वो जो कमाई करेंगे भी आज से 20 साल के बाद उस कमाई का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो आविष्कार में हाथ नहीं लगाएंगे। तो जब तक भारत आविष्कार में हाथ नहीं लगाता है, चीजों को बनाता नहीं है, इसका सीधा सीधा उदाहरण है, आज से 5 साल पहले कोविड था, कोविड में हमारे आपके पास सबके पास पैसे थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया था, कोई चीजें मिल ही नहीं रही थी, तो आपके पास पैसा था, लेकिन क्योंकि चीजें मिल ही नहीं रही हैं, चीजें बन ही नहीं रही हैं, तो आप करेंगे क्या? आपके पास पैसा होते हुए भी आप घर में बैठे रहते थे, टी शर्ट और निकर पहन के। 1 साल तक लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घर में टी शर्ट निकर पहन के बैठे हुए थे, क्योंकि आपके पास पैसा है भी, तो आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तुएं बन नहीं रही हैं। वस्तुएं बनना बहुत जरूरी है, भारत को ये जान लेना चाहिए कि जब तक आप वस्तुओं का निर्माण नहीं करेंगे, नई नई चीजों का आविष्कार नहीं करेंगे, तब तक आपकी अर्थव्यवस्था वहां जंप नहीं लेगी। आप बस यही कहते रह सकते हैं कि मेरे पास तो, मैं तो सुबह से शाम तक 5 अलग अलग कार चलाता हूं, लेकिन पूछिएगा कि कार कैसे चलाते हो, तुम्हारी कार है क्या? तो कहेंगे नहीं नहीं ड्राइवर, मैं तो ड्राइवर हूं, किसी दूसरे की कार है, बस मैं चलाता हूं। तो आप दूसरे की कार चला के, आप हो सकता है दूसरे मालिक की कार है, मर्सिडीज बेंज है, आपको एसी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो कार आपकी नहीं है। रात में 8 बजते ही आपको कार मालिक के गैरेज पे खड़ा करके खुद बस पकड़ के आपको अपने घर जाना पड़ता है, तो ये तो आपकी स्थिति हो जाती है। तो मेरे ख्याल से भारत की सरकार हो या भारत के लोगों को हो, इस चीज पर अब ध्यान देना पड़ेगा कि पैसा अपने आप में कुछ नहीं होता है, बिना वस्तु के, पैसा के पीछे एक वस्तु होती है, वस्तु नहीं है तो पैसा का कोई कीमत नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी जानवर अपने से कोई एक वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता, चिंपांजी अपना घर नहीं बना सकता, इसीलिए उनको पैसे की जरूरत नहीं है। आदमी के पास पैसे की जरूरत है, पैसा इसीलिए क्योंकि पीछे वस्तु है। आदमी कुछ चीज बना सकता है, वो अपना भी घर बना सकता है, वो शहर भी बना सकता है, वो चांद पर जाके भी एक बिल्डिंग बना के रख सकता है। तो आदमी क्योंकि वस्तुएं बनाता है, आप अगर वस्तु बनाने की होड़ में नहीं हैं, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हैं, आप अगर उत्पादन में नहीं हैं, आप अगर आविष्कार में नहीं हैं, तो उस पैसे की कोई आपके पास कीमत नहीं रहने वाली। आपका पैसा आज जितना है, 10 साल के बाद उस पैसे की कीमत इतनी कम हो जाएगी कि उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हम सबको पता है, आज से 10 साल पहले 8 आने का सिक्का चलता था, 4 आने का सिक्का चलता था, 10 पैसे का सिक्का चलता था। हम लोग तो बचपन में चॉकलेट 5 पैसे का खाए हुए हैं। आज बताइए 5 पैसा तो छोड़िए, 50 पैसा का भी सिक्का आपको मार्केट में नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि पैसा का अवमूल्यन हमेशा होते रहता है, पैसा का हमेशा अवमूल्यन होते रहता है। वो अवमूल्यन इसीलिए होता है क्योंकि नई नई वस्तुएं आती हैं, नई वस्तु होती है तो महंगी होती है। तो जो वस्तु निर्माण में हाथ लगाया है वो तो मालिक बनेगा, वो तो अमीर बनेगा, उसके पास तो वो वस्तु एक बार बना देगा तो जीवन भर के लिए उसके पास पैसा आता रहेगा, थॉमस अल्वा एडिसन की तरह। आप अगर बल्ब इस्तेमाल कीजिए, 1 महीने के बाद बल्ब फ्यूज कर जाएगा, फिर से आपको 10 रुपए पॉकेट से लगा के बल्ब लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या मोदी जी को ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर जा रहे हैं तो वो उनके लिए कोई बड़ा लॉस है?
बहुत बड़ा लॉस है। अगर इनके समझ में नहीं आ रहा है इतनी सामान्य सी बात कि पैसा अपने आप में कुछ नहीं होता है, पैसे के पीछे वस्तु होती है। कोई भी जानवर वस्तु नहीं बनाता, इसीलिए उसको पैसे की जरूरत नहीं है। आदमी पैसा इसीलिए है क्योंकि पीछे वस्तु है। ये तो बहुत साधारण सा सिद्धांत है। ये अगर भाजपा नाम की इतनी बड़ी ये सरकार चला रहे हैं, 10 साल से सरकार चला रहे हैं, इस बात को वो अगर नहीं समझे हैं तो इसका मतलब तो या तो वो समझदार नहीं साबित हो रहे हैं, या तो समझ के भी इस चीज को वो कर नहीं रहे हैं, या तो वो सोए हुए हैं, उनकी नींद जाग नहीं रही है, या तो जागे हुए हैं और आंख बंद किए हुए हैं। तो वैसे को तो आप कौन उठाएंगे? क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो चार्ट फिर से दिखा देना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 साल से भारत हमेशा लगातार नीचे गिर रहा है और भारत के साथ दूसरे देश मैन्युफैक्चरिंग में लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो उत्पादन करेगा, जो आविष्कार करेगा, जो वस्तुएं बनाएगा, वही आने वाले समय में टिकेगा। आप अगर वस्तु नहीं बना रहे हैं, आपको केवल लग रहा है कि मैं तो पैसा कमा रहा हूं, मैं वस्तुओं का उपयोग कर रहा हूं, मैं वस्तुओं को मैनेज कर रहा हूं, तो इतना ही मान के चलिए कि आप कोई बहुत बड़े करोड़पति के लाख रुपए के कार का आप ड्राइवर हैं। आप ड्राइवर हैं, ठीक है, आपकी कार जितने देर के लिए आप कार में बैठे हैं उतने देर आप कार का मजा ले सकते हैं, लेकिन वो कार आपकी नहीं है। रात में 8 बजे मालिक के घर पे आपको कार लगानी है और खुद बस से घर जाना है। नहीं, तो ये तो बड़ी एक सैड स्टोरी है जो कि मुझे नजर आ रहा है। लेकिन एक लास्ट में मैं आपसे सवाल करूंगी कि क्या ये मोदी जी जितनी पहलवानी दिखाते रहते हैं कि ये 56 इंच का मेरा सीना है, हम अर्थव्यवस्था को तीसरी जगह पे पहुंचा देंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा, आज क्या मोदी जी की सारी पहलवानी इस आंकड़े को देख के खत्म हो जाती है? देखिए, मेरे ख्याल से मोदी सरकार जो बोल रही है वो कहीं न कहीं भारत के एक बहुत बड़े समाज के हिस्से की ही विचारधारा को वो प्रतिबिंबित कर रहे हैं। लीडरशिप ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल। एक भारत में बहुत साल से मैंने दिक्कत देखी है, करीब-करीब 1-2 जनरेशन से मैंने अपने माँ-बाप को भी देखा कि मुझे बहुत जल्दी, क्योंकि बचपन में मेरी मेरी आदत थी, कुछ-कुछ नई चीज़ें बनाने की मेरी आदत थी। ऑब्वियसली आप जब नई चीज़ें कुछ बनाने जाएँगे तो आप फेल ज़्यादा करेंगे, आप पास नहीं करते हैं। नई चीज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए मैं 10वीं क्लास में था तो मैंने और 3 दोस्तों ने मिलके एक साइकिल बनाने की कोशिश की जिसमें चक्के तो 2 होंगे, लेकिन साइकिल बहुत लंबी होगी, 3 लोग बैठेंगे और 3 लोग पेडल चलाएँगे उसपे। एक ऐसा ही था, बचपन में हमारा शौक था। तो हमने देखा कि उस पर हमें बहुत छोटी सी चीज थी, कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं। हमने कहीं पर स्पोर्ट्स स्टार या कहीं पर फोटो वोटो देख लिया था कहीं एक जगह, उस समय तो कोई इंटरनेट होता नहीं था, किसी फोटो में देख लिया था। हमने देखा ये साइकिल बड़ी अच्छी है, हम 3 दोस्त थे, चलो एक ऐसा साइकिल बनाते हैं कि हम तीनों बैठेंगे, दो तीन ही तीनों पेडल चलाएंगे, चक्का 2 ही रहेगा। लेकिन वो साइकिल बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ फोटो था, घर के कुछ पॉकेट मनी को लेके हमें कोई एक छोटे मोटे साइकिल के शॉप के पास जाना पड़ता था, उसको समझाना पड़ता था कि यहाँ से काटो, यहाँ से वेल्डिंग करो। हमने देखा कि उस पर काफी हमारे ऊपर दबाव आया, घर से भी, दोस्तों से भी, ये क्या फालतू का काम कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कुछ ढंग का काम करो, ये कॉलेज का टाइम हो गया, कॉलेज में एडमिशन लो, पढ़ाई करो, अपने पैर पर खड़े हो जाओ। तो जैसे जैसे आप अगर नई चीज बनाने को इस देश में, इस देश की जनता अगर नई चीजों के प्रति उदासीन हो जाएगी, उसको हल्के नजर से देखेगी, उसके प्रति अपने बच्चों को आप नई चीजें बनाने की तरफ भेजेंगे नहीं, तो आप अपने बच्चों को आज नहीं तो कल मैनेजर बनाएंगे। दिक्कत यह है कि आपको ये अगर नहीं, अब होता यह है कि आपने कर तो दिया, आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, आपके बच्चों ने भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। अंतर ये आ गया कि अचानक 2014 2010 के बाद से, 2009 2010 के बाद से, जब से फेसबुक और ट्विटर आया, तब से हर आदमी के पास एक एक फेसबुक, एक एक ट्विटर आ गया है। अब क्या हो रहा है, हम दुनिया भर का प्रोग्रेस देख रहे हैं। दुनिया में देख रहे हैं कि चीन कहाँ बढ़ गया है, अमेरिका कहाँ बढ़ गया है, हम वहां तक बढ़े नहीं है। तो वो जो हमारे अंदर आत्मग्लानि है कि हम नहीं बढ़े, तो एक कहते हैं कि या तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, या तो सच्चाई को आप एक्सेप्ट कीजिए, या तो आप सच्चाई को तोड़ना मरोड़ने की कोशिश कीजिए। तो हमें दिख गया कि भारत कहीं पर भी दुनिया के रेस में है नहीं। फेसबुक पर हम रोज देख रहे हैं कि यूरोप कैसा है, अमेरिका कैसा है, जापान कैसा है, चीन कैसा है, हम वैसे बन नहीं सके। तो कम से कम हम बोल के तो बन जाएं, किसी एक चीज में तो हम नंबर 1 हैं। हम किसी कुछ में, कुछ नहीं तो हम जनसंख्या में नंबर 1 है, कुछ नहीं तो हम अर्थव्यवस्था हमारी सबसे बड़ी है। तो कभी कभी होता यह है कि हम जब अपने आप को फेल होता हुआ देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करते हैं कि देखो उस चीज में भले फेल हुए हो, देखो दूसरी चीज में हम कितने आगे बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज भारत की जनता को भी अब सोचना है। मामला केवल सरकारों का नहीं है, कल को सरकार कोई आएगी, कल को सरकार बदल जाएगी। आप अगर समाज में, आपके सामने आपके बच्चे हों, आप खुद हों, आपके दोस्त हों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर नया चीज खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं कितना भी, वो क्या कहते हैं, आउटलैंडिश, मतलब सुनने में कितना भी हैरत अंगेज लगे, अजीबो गरीब लगे,
उसको आप उसका अगर निरादर करेंगे, उसके प्रति उदासीन होंगे, उसको अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे, तो आप अपने बच्चों को, अपने सोसाइटी को आने वाले समय में एक मैनेजर बना के छोड़ देंगे। मैनेजर की सैलरी मालिक हमेशा तय करता है। मालिक अगर कल को मैनेजर को निकाल दे, कहे कि तुमको नौकरी पर नहीं रखेंगे, तो मैनेजर बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। आपको अगर मालिक बनना है तो आपको नई चीजें बनानी पड़ेगी। इलॉन मस्क नाम का आदमी अजीबोगरीब चीज बनाता है, अब आधा से ज्यादा वो चीजें फेल करती है, वो अजीबोगरीब हरकतें करता है, सब सही है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया में स्टारलिंक नाम की चीज उसने बना दी, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट आज उसने बना दिया, ट्विटर नाम की एक चीज, ग्रॉक नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने बना दिया। तो वो एक या दो या तीन सफल चीज बनाने के लिए उसने दसों चीज ऐसी बनाई होगी जो हास्यास्पद थी, जो कि फेल हुई होगी। टेस्ला नाम की बिना ड्राइवर की उसने कार बना दी। वो सब बनाया इसीलिए क्योंकि आप जब नई चीज बनाते हैं तो कई बार फेल करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नई चीज बनाना आसान नहीं होता है। अब थॉमस अल्वा एडिसन को एक बल्ब बनाने में 1500 बार मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन वो 1500 बार मेहनत करते समय अगर आसपास के लोग उसका हौसला अफजाई करने के बदले उसका हौसला तोड़ देते, तो 2-4 बार बना के छोड़ देता और वो भी कहीं नौकरी करना शुरू कर देता, तो आज आपके घर में, हमारे घर में बल्ब नहीं होता। तो वो जब हौसला आपके पास रहता है, आप नया आविष्कार करते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन 150 साल पहले एक बल्ब बनाया था, आज भी आपके घर में एक बल्ब लगता है, उसका भी 10 पैसा जीई इलेक्ट्रिक को चला जाता है, क्योंकि जीई इलेक्ट्रिक ने उसका पेटेंट लिया था। और जीई इलेक्ट्रिक आज बल्ब नहीं बना रहा है, वो हवाई जहाज का इंजन बनाना शुरू कर दिया। वो भारत के तेजस में भी लगता है, पाकिस्तान के F-16 में भी लगता है, दोनों लड़ते हैं, दोनों हवाई जहाज एक एक गिरता है, उसका 2 इंजन फिर से बिक जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि वस्तुओं के बिना आपकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं होती। वस्तु जब तक, आपके पैसे के पीछे आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, आपको आविष्कार करना पड़ेगा, आपको चीजों को बनाना पड़ेगा। उसके बिना कोई भी विकास जो हम कह रहे हैं, ये विकास अपने आप में विकास नहीं है। ये गुब्बारा है जो कि बहुत ऊपर आपने आसमान में छोड़ दिया है, बहुत बड़ा है, दूर से दिखता है, बहुत सुंदर है, लेकिन एक भी अगर कौवा जाके बहुत जोर से उससे टकरा जाए, एक कौवे का चोंच भी उसमें लग गया, तो गुब्बारा फूट जाता है। बिल्कुल। और ये गुब्बारा एक्चुअली एक देखा जाए तो ये फटता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का सपना मोदी जी दिखा रहे हैं, और अगर आप इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि ये सारा सपना अब चूर चूर हो गया है। इससे कैसे बचाएंगे देश को, अब ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।